स्टॉक एक्सरे इसमें हम बात करेंगे आज एक ऐसे शेयर की जो कि डिफेंसिव सेक्टर से आता है। नाम है पिरामल फार्मा। इस पर काफ़ी दर्शकों के सवाल आते हैं, काफ़ी दर्शक हमारे ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं, तो हमने सोचा चलो इसको थोड़ा डीप में एनालिसिस करते हैं, प्रॉब्लम क्या चल रही है। देखिए, नवंबर 2024 में ये शेयर करीब 308 रुपये का इसने हाई बनाया, 307 रुपये 90 पैसे का, टू वेरी प्रिसाइज। और उसके बाद टॉप से ये शेयर करीब 33% नीचे आ चुका है। मार्च 2024 में शेयर करीब 125 की रेंज में था, तो मार्च से लेके और नवंबर तक करीब करीब ये शेयर डबल ट्रिपल हो गया, 125 से 307 पहुंचा। तो केवल और केवल 6-7 महीनों में ही इस शेयर ने धूम मचा दी थी। तो सारे लोग थोड़ा सा इस शेयर की तरफ आकर्षित हुए और इसमें कुछ लोग फंस भी गए। अब शेयर चल क्यों नहीं रहा है? 8 तिमाही के बाद CDMO सेगमेंट में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ धीमी पड़ गई है। लगातार जो इस कंपनी को ऊपर ले जा रहा था वो CDMO सेगमेंट था, उसमें जो लगातार 8 क्वार्टर अच्छी ग्रोथ आई, अब वो धीमी पड़ गई है, जिसकी वजह से काउंटर थोड़ा सुस्त हो गया। Q4 में भी इनका जो दूसरा सेगमेंट है CGH सेगमेंट, वहां पर थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर आ गया, तो दो सेगमेंट इनके थोड़े से प्रेशर में आ गए। अक्टूबर से FIs ने भी शेयर बेचने शुरू कर दिए, हालांकि बहुत ज़्यादा चंक नहीं बेचा, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने अपना माल बेचा है। ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके जो एस्टिमेट्स थे वो 33% से लेकर 47% तक घटा दिए, जो उन्होंने अपने अर्निंग एस्टिमेट्स होते हैं कि मान लीजिए FY26 में इतनी EPS एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्स अमाउंट, उसको 33% घटा दिया। FY27 में अगर वाई अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे थे EPS का, तो उसको 47% घटा दिया। इस रेंज में उन्होंने अपने एस्टिमेट्स घटाए, जिसकी वजह से सभी ब्रोकरेज हाउसेज के जो टारगेट्स हैं वो थोड़े नीचे आ गए और उसकी वजह से शेयर चलना थोड़ा सा बंद हो गया। तीसरा, इनकी जो एक हाई एंड इन्वेंट्री थी उसकी समस्या से कंपनी जूझ रही है, तो ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स रही, जिसकी वजह से काउंटर थोड़ा सा फंसा हुआ है। अब कौन से ट्रिगर से चल सकता है या कौन से ट्रिगर्स हैं जो इसको पॉजिटिव साइड पर ले जा रहे हैं? देखिए, इस साल प्रॉफिट की ग्रोथ, भले ही EPS डाउनग्रेड हुए हो, प्रॉफिट डाउनग्रेड हुए हो, 71% की ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है प्रॉफिट में, और अगले साल में तो प्रॉफिट की ग्रोथ 129% आने का अनुमान है, मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च के एस्टिमेट्स है। CGH सेगमेंट में कंपनी का विस्तार पर काम जारी है, तो वहाँ पर जो ग्रोथ और प्राइसिंग प्रेशर जो देखने के लिए मिला, जो प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ से पर विस्तार आएगा, एक्सपेंशन होगा, तो थोड़ा सा कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। इन्वेंट्री समस्या भी कंपनी की जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा उन्होंने मैनेजमेंट कमेंट्री में कहा हुआ है। साथ ही अगर देखें तो अगले 2 साल सभी सेगमेंट जो हैं, इनके 3 सेगमेंट हैं इनके, CDMO, CGH और ICH, तीनों ही सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ बावजूद सब चीज़ों के रहेगी। तो डबल डिजिट ग्रोथ आने वाली है कंपनी में रेवेन्यू फ्रंट पे। प्रॉफिट में जो ग्रोथ आएगी वो 71% इस साल और 129% नेक्स्ट ईयर इनके प्रॉफिट में देखने के लिए मिल सकती है। MOSL कह रहा है कि EPS जो रहेगी इनकी FY26 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में करीब ₹1.20 रहेगी और अगले साल ₹2.70 पहुंच जाएगी। तो प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी 129-30% और EPS में भी ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन बावजूद उसके ₹2.70 की EPS आएगी। अब वैल्यूएशन देखोगे तो हिल जाओगे, 74 का PE मल्टीपल चल रहा है, इसीलिए काउंटर थोड़ा सा फंसा हुआ है रेंज में कि भाई कोई अति पॉजिटिव ट्रिगर आए तब चले, क्योंकि वैल्यूएशन इतनी ग्रोथ आने के बाद भी महंगी लग रही है। ये तो FY27 की अर्निंग को डिस्काउंट कर लिया है। तो 250 का टारगेट है इस मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट्स के अनुसार। अंशुल भाई, ये अगर 71% की ग्रोथ दिखाता है, 100% की ग्रोथ भी दिखाता है, तो भी वैल्यूएशन थोड़ी सी कंपनी की ज़्यादा है, लेकिन अगर ऐसी ग्रोथ स्ट्रीट देखता है तो कई बार उसमें पॉजिटिव ढूंढ भी लेता है। आप क्या ढूंढोगे सर? मैं तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देख रहा हूँ। EPS पूरे पिछले सितंबर 23 से दिसंबर 24 तक देखूं, 0.1, 0.2, एक बार -0.7, एक बार +0.8 और मार्च में फट के 1.2 आया है। सेल्स भी जो 2000 करोड़ के आसपास अटकी थी 2700 करोड़ हो गई। मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो ये जिसमें मैं देखता हूँ 6-7% के आसपास से बढ़ के 12% आई है। तो पहला पॉजिटिव ट्रिगर तो आ गया है। इसको फॉलो थ्रू अगले क्वार्टर में रिजल्ट में मिल जाए तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि वन ऑफ नहीं है, स्टॉक चलने लगेगा। ऑल टाइम हाई तो आराम से मिल जाएगा, जो कि 300 रुपए के आसपास है, 307 का। तो मैं पॉजिटिव हूँ इस पे, लेकिन ट्रेडर्स के लिए नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए। बार बार बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए धीरे धीरे 2-3 क्वार्टर रिजल्ट सुधरने का मतलब होता है 9 महीना। ट्रेडर इतना थोड़ी बैठ सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक क्वार्टर रिजल्ट सुधरा है, अगले में फॉलो थ्रू मूव आया तो इंस्टीट्यूशन बाइंग क्लियरली दिखने लगेगी। और ये जो पूरा बेस बना है, इसमें इंस्टीट्यूशन बाइंग की डेली चार्ट पे बहुत सारी कैंडल्स हैं, इसलिए भी मेरे को दिक्कत नहीं दिख रही है।
ठीक है, तो अंजुल भाई इसमें स्टॉप लॉस क्या ले लें इन्वेस्टर, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हुए हैं इसमें, ट्रेडर तो शायद ही कोई हो, तो इन्वेस्टर्स का स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सर लास्ट में स्टॉप बाइंग रेंज है इसकी 196 से लेके 181 की, और इसका स्टॉप लॉस आएगा इन्वेस्टर्स के लिए 146 का क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट आप पकड़ के चलोगी 400 रुपए आएगा। तो यहाँ से 50 रुपए की रिस्क है, 200 रुपए की अपसाइड आराम से मिलती है। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो ये रिस्क लेना चाहिए। चलिए ठीक है, तो फंडामेंटल डिस्कस हुए, टेक्निकल अंशुल भाई ने बता दिया किस रेंज में आपको 181 से 196 की रेंज जहां पर कि आपको और इसको ऐड कर लेना चाहिए, 146 रुपये का पूरी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, और 400 रुपये के टारगेट्स को के लिए इस काउंटर को अप्रोच करना चाहिए। बाकी जो शॉर्ट टर्म टारगेट 250 का, अगर आप उसको फॉलो करना चाहें MOSL की रिपोर्ट के अनुसार, वो भी कर सकते हैं। ठीक है अंशुल भाई, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर।